गुड मॉर्निंग। होमवर्क था कोई? था। एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल दिया था, होमवर्क था, हो गया? हो गया। वो एग्जाम्पल हम फिर से खोल लेते हैं। ये क्वेश्चन था, रॉ मटेरियल 10, वेजेस 4, ओवरहेड 2, नंबर ऑफ यूनिट 25,000, रॉ मटेरियल शुड, ये सब कुछ दिया था आपको। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। किया क्या आप लोगों ने? किया? चलो फिर आंसर चेक करें। रॉ मटेरियल आपका कितना है? रॉ मटेरियल देखो, मैं एक बार फिर से विदाउट प्रेजेंटेशन पूरा क्वेश्चन वापस से करने की कोशिश, प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, अब मैं आंसर पे ध्यान दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन हमने जो कल देखा, सारे वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन सेम होना है, तो वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में, पर यूनिट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा। तो क्या हम रॉ मटेरियल में केवल 10 लेंगे पर यूनिट कॉस्ट? तो नहीं, क्योंकि हमारी पॉकेट से तो एक यूनिट का पैसा तो लगता नहीं, हमारी पॉकेट से तो पूरे बिजनेस को करने के लिए पैसा लगेगा। मतलब हम हर जगह कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कितने यूनिट से? 25,000 एट द रेट रॉ मटेरियल के केस में कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई, ये आ गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन। फॉर्मूला याद है आपको? रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि सारे मंथ्स में है, तो मल्टीप्लाई 2/12। बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? 41,667। क्लियर है क्या? फिर WIP की बात करते हैं। अब WIP में हम 25,000 एट द रेट 16 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 16 रुपये पूरे लगे ही नहीं। WIP में तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई होता है। श्योर? तो WIP में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है कि रॉ मटेरियल 100% एंड वेजेस एंड ओवरहेड 50%। मतलब रॉ मटेरियल 10 पूरा लगेगा, वेजेस 4 है तो आधा 2, और ओवरहेड 2 है आधा 1। टोटल कितना हुआ? 10 + 2 + 1 13। तो 25,000 एट द रेट 13 आएगा यहाँ पे, और 13 में आप वर्किंग नोट बना सकते हो, या इसी, क्योंकि WIP का वर्किंग नोट हो गई तो पहले आप 13 की कैलकुलेशन शो कर दो, देन आप फॉर्मूला लिख लो, राइट? मल्टीप्लाई 1.5/12, तो कितना हो जाएगा ये? 25,000 × 13 × 1.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 40625। आ रहा है क्या समझ? फिर अगला पीरियड इन्होंने वेजेस का दिया है। मैं अब सारी करंट एसेट एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम में तो आपको वैसे ही करना है कि करंट एसेट लिखना है, 5-7 लाइन छोड़ना है, करंट लायबिलिटी लिखना है, और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाना है, राइट? यहाँ पे हम क्योंकि क्वेश्चन चेक कर रहे हैं तो करंट एसेट पहले चेक कर लेते हैं। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होगा? अब आप ध्यान से सुनो कि यहाँ पे ये जो कॉस्ट है, ये कितनी कॉस्ट है? 16 रुपये। ओवरहेड के सामने कुछ लिखा नहीं है, ये ओवरहेड कौन सा होगा? तो जब भी ओवरहेड के सामने कुछ ना लिखा हो, वो ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड काउंट होगा। क्यों? क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई इंडस्ट्री चल सकती है, बिना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी कोई इंडस्ट्री हो सकता है कि आपका गुड्स इतना पॉपुलर हो कि आपकी फैक्ट्री के जस्ट बाहर ही आपको सेल में कोई भी आपको एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। फैक्ट्री से जैसे ही गुड्स निकला, बाहर कस्टमर खड़ा है, इतना पॉपुलर है आपका गुड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिना भी काम हो सकता है। ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, फैक्ट्री से ही माल बिक जाता है। समझ पा रहे हो क्या? पर बिना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं। मतलब जब भी ओवरहेड के सामने कुछ ना लिखा हो, वो ओवरहेड क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से देखो कि रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 16 रुपये आता है। अब ये 16 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ क्या है? प्रोडक्शन।
अब एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं तो यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो यही कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स तीनों सेम होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन ये नहीं बोल रहा मैं कि हमारा WIP, हमारा फिनिश गुड्स, हमारा डेटा सेम होगा, क्योंकि पीरियड तो अलग अलग है। अमाउंट सेम है तो क्या हुआ, पीरियड तो अलग अलग होगा। श्योर है क्या? 100%। फिनिश गुड्स कितना होगा? 25,000 एट द रेट 16 मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड एट इज 1 मंथ 1/12। 25,000 मल्टीप्लाई 16 इंटू 1/12, तो ये आ जाएगा कितना? 33,333। कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद डेटर्स किस पे वैल्यू होगा? अमाउंट विल बी सेम 25,000 एट द रेट 16, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यही है। लेकिन यहाँ पे एक रेशो आपको दिया हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे 80% ऑफ सेल्स आर इन क्रेडिट। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। और ये जो है ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम पूरी सेल को क्या मान लेते? क्रेडिट। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन है तो 80% विल बी क्रेडिट, तो टोटल कॉस्ट का 80% ही क्या होगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई डेटास कलेक्शन पीरियड 2.5/12 करो। 25,000 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 80% मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो इट इज कमिंग 66,667। क्लियर है क्या? फिर कैश एंड बैंक सीधा सीधा गिवन है तो सीधा सीधा आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन किस पे होगी? क्रेडिट परचेज पे। और इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन को ही, पहले तो ये बताओ रॉ मटेरियल ही क्यों ले यार? परचेजेस में और भी कोई आएगा क्या? तो ध्यान से सुनना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम खरीदते क्या है? WIP खरीदते हैं क्या? फिनिश गुड्स खरीदते हैं क्या? नहीं, हम क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। तो जब भी क्रेडिटर्स की बात आएगी, जब भी परचेजेस की बात आएगी, तब हम केवल रॉ मटेरियल की बात करेंगे, क्योंकि परचेज रॉ मटेरियल का ही होता है। श्योर। तो यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल परचेज, लेकिन यहाँ कंजम्पशन और परचेजेस को हमें मानना पड़ेगा इक्वल। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? 25,000 एट द रेट 10 विल बी योर रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ओके, इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मतलब क्रेडिटर्स तो है ही नहीं। ठीक है, बातें खत्म हो गई यहाँ पे। तो क्रेडिटर पे कुछ नहीं आएगा। देख लो एक बार, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दिया है क्या? नहीं दिया, क्रेडिटर नहीं आएगा। मतलब क्रेडिटर का पेमेंट हम कैश में करते हैं, परचेजेस का पेमेंट हम कैश में करते हैं, क्रेडिटर का तो वर्ड यूज़ नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आएगा, क्योंकि ये दो तो करंट लायबिलिटी है। श्योर। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अगर बात करें तो कितना होगा? टोटल वेजेस तो 25,000 यूनिट के हिसाब से वेजेस लगा एट द रेट 4। ये टोटल वेजेस है, लेकिन हम बाकी कितना रखते हैं? केवल आधे महीने का। बाकी कितना रखते हैं? केवल आधे महीने का। तो 0.5/12, तो कितना होगा? 25,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5/12, तो ये आ जाएगा 4167। वैसे ही आउटस्टैंडिंग ओवरहेड जब निकालने जाओगे तो क्या होगा? 25,000 एट द रेट 2, तो ये हो जाएगा टोटल ओवरहेड, और बाकी रहता है केवल आधे महीने का 0.5/12, तो ये हो जाएगा कितना? इसका जस्ट आधा 2083। चेक कर लो आप। 25,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.5/12, 2083। श्योर है क्या? 100%। इसके अलावा और कोई कहानी थी क्या? नहीं। रॉ मटेरियल हमने डील कर दिया, WIP हो गया, वेजेस ओवरहेड हो गया, डेटर्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, कैश हम सीधा सीधा लिख देंगे। तो टोटल ऑफ A टोटल ऑफ B कर सकते हैं, A माइनस B कर देंगे। A माइनस B करने के बाद उसमें 10% जोड़ देंगे, खत्म कहानी। क्लियर है क्या?
मैच हो रहे हैं आपके आंसर्स जो घर से करके आए हो, और जो मैच नहीं हो रहे वो आप अभी देख सकते हो। ये 13 रुपये कहाँ से आया? ये 13 रुपये आया, 10 पूरा ले लिया, ये आधा लिया, ये आधा लिया। क्यों? क्योंकि ये वाले कंडीशन थी कि रॉ मटेरियल 100% है, वेजेस एंड ओवरहेड 50-50% है। कहीं कोई आपत्ति नहीं है? आ जाए नए क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन इसके बाद अभी करके बता रहे हो मुझे आप लोग, वो है क्वेश्चन नंबर हमारे ही नोट्स का यस, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको करने में। और अब धीरे 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 वर्किंग कैपिटल आपके लिए स्मूथ होता हुआ जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और लगेगा कि यार सारी चीज़ें एक जैसी ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अभी ट्राई कर रहे हो। हम 5 मिनट के लिए रुक रहे हैं।
यस हो गया अब तक। तो बताओ फिर आपके आंसर्स बताओ, फिर हम चेक करेंगे अगर कोई मैच नहीं होता है तो। रॉ मटेरियल कितना है बताओ? 7,02,000, ठीक है। WIP कितना? 5,13,000, ठीक है। फिनिश गुड्स कितना रहा है? 11,07,000। डेटर्स कितना? 17,71,200। ऑब्लिक में सब में लगा रहा हूँ, अगर आपकी ओपिनियन अलग है तो बता देना। कैश कितना है? ये तो किसी का अलग नहीं आ रहा है, ये तो सभी का सेम है। आ भी गया तो मैं चेक नहीं करवा रहा। क्रेडिटर्स 14,04,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 73,500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना? 2,40,000। यही है। हाँ, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, मतलब सारी चीज़ें आ गई। A माइनस भी कर सकते। और अब बताओ मुझे कि कौन कौन से आंसर्स मैच नहीं हुए हैं आपके, तो उनको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। कौन सा? डेटर्स में कितना रहा है? ऑब्लिक करके लिख लेता हूँ, चेक कर लेंगे हम कौन सा सही है। 22,14,000, ठीक है। मैं समझ गया कि यहाँ शायद इसमें क्या गलती है, हम चेक करेंगे। और कौन सा चेक करना है ये बताओ? मैं स्टार लगाता हुआ जा रहा हूँ, जिनको चेक करना है। फिनिश गुड चेक करना है, ठीक है। और WIP चेक करना है, ठीक है। डेटर्स चेक करना ही है क्योंकि 2 ओपिनियन है यहाँ पे। और कोई चेक करना है? नहीं, आप बता दोगे सारे चेक करने तो मैं सारे भी चेक करवा दूंगा, और आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, वेजेस चेक करना है और ओवरहेड भी चेक करना है, ठीक। बचा क्या फिर? रॉ मटेरियल क्रेडिटर, उसको भी चेक कर लेंगे ओरली, ठीक है। पहले WIP चेक करते हैं कि WIP क्या आएगा कि 78,000 एट द रेट, बट उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, तो पहले हम उसका इम्पैक्ट ले लें, राइट। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल कितना आएगा। 117 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है रॉ मटेरियल का कंप्लीशन का? 80%, ठीक है। वेजेस कितना है? 49 का कितना परसेंट है? 60%, ठीक है। और ओवरहेड, ये ध्यान रखना कि ओवरहेड में आपको 98 नहीं लेना है कहीं पे भी। जहाँ जहाँ ओवरहेड आप लोगे 98 नहीं लोगे। कितना लोगे फिर? 80। क्यों? क्योंकि 18 इसके अंदर डिप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है और उससे रिलेटेड खर्चा हमारी पॉकेट से नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या? 100%, राइट। यानी कि डिप्रीशिएशन हम कभी भी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारा टारगेट हमारी पॉकेट से कितना पैसा लगाना है वो है, और डिप्रीशिएशन के लिए पैसा नहीं लगता है, ठीक है क्या? यानी कि ओवरहेड आपको जहाँ जहाँ पे भी लोगे वहाँ 98 की बजाय कितना लोगे? 80 मल्टीप्लाई 60%। तो ये आप करते हुए जाओगे। इसका टोटल बता दो मुझे कितना रहा है? कितना? 171, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? 78,000 आपको यहाँ पे क्या करना है? 78,000 एट द रेट 171 मल्टीप्लाई
WIP का पीरियड कितना है 2 वीक, 2/52। 78,000 मल्टीप्लाई 171 मल्टीप्लाई 2/52 आ रहा है क्या 5,13,000? आ रहा है, ठीक है। फिनिश गुड्स को भी चेक करना है हमको, ये भी चेक कर लेते हैं फिर। फिनिश गुड्स तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना था, 78,000 एट द रेट बस 264 अगर किसी ने ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 264 में तो 18 रुपये डिप्रीशिएशन भी जुड़ा हुआ है। तो आपको 264 की बजाय 264 में से 18 लेस करके दिखाना है और लेना कितना है 246 मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 3/52। 78,000 इंटू 246 इंटू 3/52 क्या आ रहा है? ये जो लिखा है आ रहा है। अब डेटर्स में हमारे पास दो ओपिनियन है, हम चेक करने की कोशिश करते हैं। पहले आप डेटर्स देखो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे वैल्यू होता है, तो 78,000 एट द रेट 246 यहाँ पे भी आएगा। राइट, लेकिन ये पूरी कॉस्ट क्रेडिट के लिए नहीं लगी, क्योंकि क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है कि कंपनी सेल 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, मतलब 4/5 अगेंस्ट क्रेडिट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 ताकि आएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 6/52। कौन सा वाला आंसर सही है? मेरे हिसाब से शायद इस वाले आंसर और इस वाले आंसर में केवल 4/5 का ही डिफरेंस है। मतलब ये वाला आ रहा है 17, 71, 200 आ रहा है, ठीक है। कैश गिवन ही है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। क्रेडिटर और रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन दोनों का 117 पे होगा, पीरियड अलग अलग है, राइट। 78,000 मल्टीप्लाई 117 मल्टीप्लाई जो भी पीरियड है, तो ठीक है, ये दोनों अमाउंट आपके आगे होंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसा आएगा? 78,000 एट द रेट टोटल वेजेस कितना 49 मल्टीप्लाई वेजेस को हम कितना डिले करते हैं 1/52, तो कितना आ रहा है 78,000 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 52 आ रहा है। इसको डाउट है क्या इसमें? बताओ। ओके, हाँ, तो एक कहानी अब ध्यान से सुन लो। मैंने जब बताया था तब भी बोला था, अभी वापस बोल रहा हूँ, राइट, कि ओपिनियन आपकी जो आ रही है वो आ रही है कि यार ये वेजेस जो है वो पूरा क्यों ले रहे हो, ये तो 60% ही लो। 60% केवल WIP में, जब वेजेस के पेमेंट की बात आएगी तो वहाँ पूरा लेंगे। समझ पा रहे हो? मैंने पहले भी बोला है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का इम्पैक्ट केवल और केवल WIP पे आएगा, क्योंकि WIP का खुद का नाम बता रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उसी में काम है जो है वो शुरू हुआ है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी सब अपने आप में 100% है। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करो तो रॉ मटेरियल अपने आप में 100% है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब मान लो आपका पेन है, वो कल वाला एग्जांपल लेते हैं, पेन है, इंक है, प्लास्टिक है, उसका ढक्कन है, उसका कैप है, ये सब अलग अलग रखे हुए हैं। तो आपके गोडाउन में अगर मैं बोलूँ कि कितनी कैप रखी हुई है, तो मैं नाम ही उसका क्या ले रहा हूँ, कैप, उसको पेन नहीं बोल रहा मैं। क्यों? क्योंकि अभी तो वो फैक्ट्री में गया ही नहीं। फैक्ट्री में जाएगा तो मैं पेन की कंप्लीशन की स्टेज और वो देखूंगा कि कितना पेन बना। अभी तो रॉ मटेरियल का गोडाउन में ही रखा है। समझ पा रहे हो क्या? तो कितने ढक्कन है, कितनी इंक है, कितना प्लास्टिक है, तो ढक्कन अपने आप में तो पूरा है ना। मैं बात ही केवल किसकी कर रहा हूँ, कैप की। तो कैप अपने आप में पूरी है। मैं उसको पेन नहीं बोल रहा। उसको पेन बोलता तो ज़रूर बोलता है यार कि पेन का हिस्सा कैप केवल 10% है, तो बोलता कि यार ये 20% पेन है। समझ पा रहे हो क्या? मैं उसको बोल ही कैप रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का इम्पैक्ट केवल और केवल WIP पे आएगा। अगर किसी ने रॉ मटेरियल में भी 80% मल्टीप्लाई कर दिया हो, पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको हटा देना, क्योंकि 80% रॉ मटेरियल पे इम्पैक्ट आएगा तो सही, लेकिन वो रॉ मटेरियल कौन सा वाला? WIP में जो रॉ मटेरियल वो 80% कंप्लीट है। वो जो रॉ मटेरियल आपके स्टॉक में रखा हुआ है, वो पूरा है, अपने आप में पूरा है। समझ पा रहे हो क्या? तो परसेंटेज माइंड में फिट ही कर लो। हमने वो जो चार्ट बनाया था उसमें भी ऊपर हमने क्या लिखा था? WIP।
माइंड में फिट कर लो कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कहाँ अप्लाई होगा, केवल WIP पे। श्योर है क्या, अब नहीं भूलोगे? ठीक है, तो ये कहानी फिर ठीक है। तो हो सकता है कि ओवरहेड में भी आपको यही सेम डाउट हो, ओवरहेड भी होगा 78,000 एट द रेट 80, 98 नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन हटाना है, मल्टीप्लाई 2/52। क्लियर है क्या कहानी? 100% क्लियर है। बढ़े आगे। एक इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रिंट होने से रह गए हैं हमारे नोट्स में इस वर्किंग कैपिटल में, वो तो क्वेश्चन मैं आपको अलग से शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस शीट में एक क्वेश्चन आएगा जो कि होमवर्क रहेगा आपके लिए, आज ही मिल जाएगी आपको वो शीट। तो वो उस क्वेश्चन में एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ऐसा समझो। बस एक लाइन में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं हम, केवल एक जगह थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। वो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है उन्होंने? वो लैंग्वेज लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2 लाख, और ब्रैकेट में दिया है केस एक्सपेंसेस आर पेड 1 month इन अरियर। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, कुछ हो तो करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। मैं आपको केवल कंसेप्ट बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो है 2 लाख, राइट। और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 1 month इन अरियर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो आप बताओ आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा? 2 लाख इंटू 1/12 करोगे आप? क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ ये गलती करके आ जाते हैं कि वो लिख लेते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई 1/12, वो यहीं गलत हो गए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज देखो आप क्या लिखी है लैंग्वेज कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब आपकी जो बैलेंस शीट बनती है, इस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में अगर कुछ आता है तो वो आउटस्टैंडिंग ही तो आता है। एट द एंड ऑफ ईयर इतना पेमेंट रह गया, इतना पेमेंट करने से रह गया है। समझ पा रहे हो क्या? और ये खुद ही बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ये ऑलरेडी करंट लायबिलिटी का पार्ट तो ये खुद ही दे रहे हैं, आगे चल के लिख रहे हैं। मतलब आप जब कॉस्ट शीट बनाओगे, गलती कहाँ होगी कि कॉस्ट शीट जब बनाओगे वहाँ 2 लाख मत लिख देना। ये 2 लाख तो सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इन्होंने ही दे दिया है, आपको आउटस्टैंडिंग निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या काम का ये? जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको कौन से लेने हैं? पूरे साल के। समझ पा रहे हो? पूरे साल की, क्योंकि कॉस्ट शीट एनुअल बेसिस पे बनती है, वहाँ पूरे साल के लेने। और ये एक्सपेंसेस जो हैं ये पूरे साल के नहीं है, ये केवल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर है। मतलब ये कितने मंथ से रिलेटेड? आउटस्टैंडिंग तो हम 1 महीने का ही रखते हैं, बाकी तो हम 1 महीने का ही रखते हैं ना। तो ये जो 2 लाख है वो 1 महीने से रिलेटेड है, तो पूरे साल से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस रहे होंगे? 24 लाख। मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा और आपको कॉस्ट शीट में 24 लाख लेना है। अगर कॉस्ट शीट में 24 नहीं लिया तो इसके बाद वाले सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका गलत हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत हो जाएगा, उससे फिनिश गुड्स और डेटर्स भी गलत हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? बस ये लैंग्वेज है, बाकी सब कुछ सेम है। वो क्वेश्चन आपके लिए फिर होमवर्क होगा और उसको चेक करने की अब मेरे हिसाब से ज़रूरत भी नहीं बचेगी, क्योंकि यही वाला पॉइंट जो है वो मैंने उसमें क्लियर है। एक बार इन्होंने आपके एग्जाम में पूछा, क्या पूछा? बड़ा आसान है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, बट मैं आपको पूछता हूँ, मेरे हिसाब से जजमेंट आप बता दोगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, लॉजिकली आप जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ऐसा मत सोचना यार ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, इस टाइप की कोई लैंग्वेज तो हमने पढ़ी ही नहीं, फिर कैसे करेंगे सॉल्व। राइट, बड़ा आसानी से सॉल्व होंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो, लॉजिकली समझते हो सारी चीज़ों को। तो कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक की वेजेस का पेमेंट 3rd वीक में होता है और 3rd and 4th वीक की वेजेस का पेमेंट 5th वीक में होता है।
5th वीक मतलब ये नेक्स्ट मंथ चला जाएगा, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होता है, समझ पा रहे हो, तो ये नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि जब बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 मार्च या किसी भी टाइम पे आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप मुझे बताओ कि उस बैलेंस शीट डेट के दिन कितना पेमेंट ऐसा होगा जो करने से रह गया है, कितना पेमेंट ऐसा होगा जो बाकी रह गया है, बाकी सब तो पे हो चुका होगा। इस दिन कितना बाकी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बनाते हो तो अब बताओ कि इस दिन कितना आउटस्टैंडिंग होगा इन टर्म्स ऑफ, अभी अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ आप मुझे वीक बताओ कि कितने वीक का पेमेंट बाकी रह गया। तो जवाब आएगा 3rd और 4th वीक का पेमेंट, क्योंकि 1st और 2nd वीक का पेमेंट तो 3rd में हो गया, मतलब उसी मंथ में हो गया। 3rd और 4th वीक का नेक्स्ट मंथ जाता है, मतलब जब भी बैलेंस शीट आपकी बन रही है तो उसका जो लास्ट मंथ है उसका 3rd और 4th वीक का पेमेंट अगले साल चला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? श्योर। मतलब इसका अल्टीमेट कंक्लूजन जो था ना वो और कुछ ही नहीं था, अल्टीमेट कंक्लूजन ये था कि टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 2 वीक। उन्होंने 2 वीक सीधा सीधा ना देते हुए लैंग्वेज ऐसी दे दी। तो एग्जाम में जजमेंट करने की कोशिश करना, आपकी लैंग्वेज आ जाए तो बैलेंस शीट के दिन कितने टाइम का बाकी है वो जजमेंट आ गया तो उतना आप टाइम लेग ले लेना। श्योर है क्या? तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ले क्या? तो कुछ होमवर्क है, इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर ख़त्म हो रहा है, कुछ होमवर्क है आपके लिए, राइट। लेक्चर्स पे तो वापस आएंगे, बट मैं भूल ना जाऊँ इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। लाइन से होमवर्क है और सब बनेंगे आप बड़े आसानी से बनेंगे आपके। कल के लेक्चर के एंड तक आते आते तो वर्किंग कैपिटल आपके लिए आसान चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। वो जो मैं शीट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट, अलग से एडिशनल शीट जो आपको वर्किंग कैपिटल के साथ मिलेगी, उस शीट में वो वाला क्वेश्चन जिसमें वो ये वाली लैंग्वेज हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, राइट, तो वो शीट का वो वाला क्वेश्चन। फाइव, 6, 7, 10, बस ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जिसमें एक एडिशनल पॉइंट है और उसके बाद ये भी होमवर्क चला जाएगा। आधा कुछ हम करेंगे और आधा फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और इससे आसान क्वेश्चन आधा करने के बाद, आधे तक तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आधा करने के बाद इससे आसान क्वेश्चन इस पूरे वर्किंग कैपिटल में नहीं मिलेगा आपको। बट वो आधा क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार, कि MNO लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2008। सेल आपको दी है 450 लाख की, मटेरियल 150, डायरेक्ट वेजेस 30, फैक्ट्री ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा है 100% वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन 100% वेरिएबल? मतलब जितने से सेल चेंज होगी उतने से ये एक्सपेंसेस सीधे सीधे चेंज होंगे। सेल अगर 10% से बढ़ी तो ये एक्सपेंसेस 10 से बढ़ेंगे, सेल 10 से गिरी तो ये एक्सपेंसेस 10 से गिरेंगे। 100% वेरिएबल मतलब सेल के साथ साथ ये मूव करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 100% वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड 50, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो नहीं इसके लिए। द कंपनी वांट टू मेक forecast of working capital needed for the next year and anticipated that shell will go up by 100%. Shell will go up by 100% मतलब कहना है कि ये डबल हो जाएगी, 100% से बढ़ रही है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 150, सेलिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा था, इन्होंने ये दे दिया आगे कि ये 150 रहेंगे, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी रॉ मटेरियल फॉर 2 मंथ, और ये सारे पीरियड दे दिए इन्होंने इसमें, राइट। अभी हम बात ही नहीं करेंगे, पीरियड तो बड़ा आसान है। हम कॉस्ट शीट जो है वो रिवाइज वाली बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सेल डबल हुई तो एक्सपेंसेस भी उस अकॉर्डिंग चेंज होंगे। लेकिन पेमेंट ये भी पीरियड दे दिए आपको। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेस करना है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रिवाइज कॉस्ट शीट। इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, रिवाइज्ड कॉस्ट शीट।
यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। लेकिन मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करो आप लोग, यार ये मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस के सामने तो कुछ नहीं लिखा। मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस के सामने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, बाकी के ब्रैकेट में लिखा है 100% वेरिएबल और ये, और जिसके ब्रैकेट में नहीं लिखा उसका उन्होंने सीधा सीधा अमाउंट भी दे दिया है। लेकिन वेजेस और मटेरियल कंज्यूम, क्या इसको मैं फिक्स मान लूँ? नहीं, तो फिर क्या? देखो मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस, चाहे इनके सामने कुछ ना लिखा हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% वेरिएबल होता है कि सेल के साथ साथ ऑब्वियसली आपकी सेल बढ़ती हुई जाएगी तो मटेरियल कंज्यूम बढ़ना ही बढ़ना है। डायरेक्ट वेजेस, नाम से ही क्लियर, डायरेक्ट वेजेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो इनके ब्रैकेट में कुछ ना लिखा है फिर भी ये क्या होगा? 100% वेरिएबल। क्लियर है क्या? मतलब सेल अगर डबल हुई तो मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम भी डबल हो जाएगा, 150 था 300 हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस ये कितना हो जाएगा? 150 था तो ये नहीं, ये 30 था तो हो जाएगा 60, तो ये 360 हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना? 100% वेरिएबल है, 60 था 120 हो जाएगा, मतलब 480 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ये भी 100% वेरिएबल, 120 जुड़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना? 600। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन है हमें, ये गिवन है कितना? 150, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 750। कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है। अब सवाल ये है कि मान लो ये फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो ये अफेक्ट नहीं करने वाले, बट मान लो कि इनके सामने ये 100% वेरिएबल नहीं होता, तो इनको बाय डिफॉल्ट 100% वेरिएबल माना भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये तो इनमें तो कुछ एक्सपेंसेस फिक्स भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल भी होते हैं। तो फिर क्या मानते हैं? तो फिर उस केस में हम एक लॉजिकल अजम्पशन लेते हैं, फिक्स मत मानना उसको, उस केस में लॉजिकल अजम्पशन लेते हैं सेमी वेरिएबल की, कि इसमें से कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। बस ये पता नहीं है कि कितना पोर्शन, तो हम मान लेंगे कि आधा फिक्स आधा वेरिएबल, मतलब आधे को तो हम चेंज नहीं करते और आधे को हम डबल कर देते। समझ पा रहे हो? श्योर। तो हम अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, हम उसको सेमी वेरिएबल मान लेते हैं। किस किस को? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, राइट। अगर इनके सामने डिटेल नहीं होती तो, क्योंकि अजम्पशन लेना है, फिक्स की अजम्पशन भी ली जा सकती है, बट सेमी वेरिएबल ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है। अब इसके बाद ये होमवर्क है आपके लिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन इस पे होगा, राइट, क्रेडिटर का वैल्यूएशन भी इस पे होगा, उसके बाद WIP का वैल्यूएशन इस पे होगा, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन इस पे होगा। बड़ा आसानी से आपको पता ही है अब सारी चीज़ें। अब इसका यहाँ पे डेटर्स का वैल्यूएशन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो इस पे हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इस पे हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन इस पे हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस पे आ जाएगा। बस आपको फॉर्मेटिंग, जिसका पीरियड दिया है उसको अप्लाई, मैंने तो सारा ही बता दिया, बट जिसका पीरियड नहीं दिया है फिर उसको आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आप इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ा पाओगे। क्या ये होमवर्क और ऐड कर दूँ? मतलब हमारे ये जो क्वेश्चन होमवर्क थे उसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐड हो गया, आधा मैंने करवा दिया है। अब सिंपल सा पार्ट बचा है जो आप आसानी से कर पाओगे घर पे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप। ये नोट डाउन करने के बाद हम कुछ और कहानी पे, कुछ और नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। कंफर्ट जोन हमारा आ गया है, अब इस कंफर्ट जोन को वापस बरकरार तो नहीं रखेंगे हम। ये कंफर्ट जोन रहा, हमने पहले भी बात की कि कंफर्ट जोन रहा तो एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। तो जैसे ही आपका कंफर्ट जोन आया, मैं कोई ना कोई नया कंसेप्ट, नया ट्विस्ट ज़रूर लेके आऊँगा, राइट, ताकि उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट हुए, अब एक ट्विस्ट आएगा, फिर एक और ट्विस्ट आएगा,
समझेंगे वो क्या है। अभी ये नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, ठीक। अब हम एक नए कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। कुछ चीज़ें समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल के साथ ये मैनेजमेंट वर्ड क्यों जुड़ा, राइट। अभी तक उसकी चर्चा हमने की नहीं, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट क्या चीज़ है उसकी चर्चा भी हम कर ही लेते हैं। उससे पहले मुझे बताओ कि करंट असेट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी करंट असेट का? मीन आपने पढ़ा होगा, बड़ा आसानी से बता पाओगे। करंट असेट का मीन क्या होगा कि ऐसी असेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। जरूरी है क्या होगी ही, कंपलसरी है कि एक साल के अंदर कन्वर्ट होगी? नहीं, उम्मीद है। समझ पा रहे हो? एक वर्ड आएगा यहाँ पे क्या कि असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर टाइम, कि एक साल के अंदर अंदर असेट जो कि कैश में कन्वर्ट होने की उम्मीद रखती है, एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, इज कॉल्ड करंट असेट्स। तो बताओ करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? सेम, कि लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेबल विद इन 1 ईयर। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो अगेन आप गलत हो, कि वहां एक वर्ड एक्सपेक्टेड जो आप यूज कर रहे हो वो नहीं आएगा। लायबिलिटी तो हमें पता है ना कि कब पे करनी है, कि यहां एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हो मतलब आप सोच रहे हो कि फ्रॉड करें कि ना करें, कि लायबिलिटी को पे करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड है, पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? यहां तो पेबल ही आना चाहिए। तो लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, क्योंकि ये ड्यू डेट तो हमें पता है, ये हमें पता है कि हम कब पे करने वाले हैं।
लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी, राइट। ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, अब 3 बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं आपके सामने, मुझे बताना कि कौन सी बैलेंस शीट ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं करंट एसेट 5, करंट लाइबिलिटीज 15। यहाँ लिख रहा हूँ मैं करंट एसेट 20 और करंट लाइबिलिटीज 5। यहाँ लिख रहा हूँ मैं करंट एसेट 10, करंट लाइबिलिटीज 5। ये 3 बैलेंस शीट है, नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बताओ मुझे कि कौन सी बैलेंस शीट ठीक है, कमेंट करो सब में। बताओ पहली वाली बैलेंस शीट ये ठीक है क्या सिचुएशन? नहीं, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम की असेट आने वाले टाइम की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल तो नहीं दिख रही है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं पैसा अरेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइबिलिटी 15 है और आने वाले टाइम का पैसा केवल 5 ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाओगे, मैं केवल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कैपेसिटी ऐसी दिखे। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कोई आप लोन आ जाए और उस लोन से आप ये लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दो। माइंड में आएगा कि ये लोन आएगा तो करंट लाइबिलिटी फिर बढ़ जाएगी, नहीं, लॉन्ग टर्म लोन भी तो हो सकता है। करंट लाइबिलिटी में तो कोई शॉर्ट टर्म ही आता है, तो इधर लॉन्ग टर्म लोन आ जाए जो करंट लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उससे कैश या बैंक बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है वो कंपनी को दिक्कतों में लाएगी ही, बस मुझे उम्मीद ऐसी दिख रही है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, राइट। यहाँ कैपेसिटी आपकी पेमेंट की जो है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, समझ पा रहे हो क्या? तो ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। ये वाली सिचुएशन बेस्ट है क्या, कि जितना पेमेंट करना है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास असेट है, आने वाले टाइम की असेट जो है वो ज़्यादा है। तो अगेन बता रहा हूँ कि ये वाली सिचुएशन को आप बेस्ट बोल रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि ये सिचुएशन भी बेस्ट तो नहीं है। ठीक है, बेटर हो सकती है, इससे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने की ज़रूरत ही नहीं है आपको बिजनेस में। क्यों पैसा यहाँ रखा हुआ है इतना? क्यों पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है इतना? ज़रूरत ही नहीं है इतनी की बिजनेस में, समझ पा रहे हो क्या? अगर यहाँ कोई लोन है, लॉन्ग टर्म लोन मान लो, तो बेहतर है कि इससे वो पे कर दो, आपका इंटरेस्ट बचेगा। और अगर मान लो लॉन्ग टर्म लोन नहीं है तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा और कमा पाओगे। मतलब उसको यूज़ करो यार, आइडल फंड क्यों रखा हुआ है यहाँ, बेकार फंड रखा हुआ है। तो ये सिचुएशन भी बेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये वाली सिचुएशन यहाँ 2:1 का एक रेशियो होता है जो मेंटेन्ड है, दिख रहा है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आज लॉजिक भी समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये 2:1 का रेशियो के पीछे की कहानी क्या रही है, समझने की कोशिश करते हैं, ऑथर्स का व्यू क्या रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कि आने वाले टाइम की जो आपकी एसेट है वो है 10, एक्सपेक्टेड है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो जब भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है ना कि ये पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो हम क्या मानते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो 50-50 मान लो, राइट, कि 50% चांस है कि पैसा मिलेगा, 50% चांस है कि पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा मान लो। तो जब उसका एवरेज करने जाओगे तो क्या कि 10 रुपये मिलेंगे जिसके चांस 50% है, और कुछ नहीं मिलेगा उसके चांस 50% है। जब एवरेज करने जाओगे तो क्या होगा, आएगा 5। समझ पा रहे हो क्या? तो उसका एवरेज 5 आएगा और उससे भी आपकी लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा। मतलब हम अगर हमारी असेट का 50% भी रिसीव करें तो भी हम हमारी लायबिलिटी का 100% पे ऑफ कर पाएंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि हम हमारी लायबिलिटी असेट का अगर 50% भी रिकवर करें तो हम हमारी लायबिलिटी का 100% पे ऑफ कर पाएंगे। डेट्स वाई 2:1 का रेशियो एक आइडियल रेशियो, आदर्श रेशियो बन गया। समझ पा रहे हो? दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। ये बेटर है और ये तो अच्छी नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? अब फिर भी मैनेजमेंट वर्ड क्यों जुड़ा ये भी समझ नहीं आ रहा। अभी क्या मैनेजमेंट, क्या समझ नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताओ कि एज एन एंटरप्रेन्योर क्या करंट असेट, जैसे करंट असेट्स में क्या क्या होता है, करंट असेट में क्या क्या होगा, डेटर्स, कैश, बैंक,
बैंक, फिर रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये होगा। क्या ये आपके हाथ में कि कितना डेटर रखना है, कितना कैश रखना है, कितना बैंक रखना है, कितना रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स कितना रखना है, ये आपके हाथ में है क्या? बिल्कुल आपके हाथ में। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको रॉ मटेरियल कितना रखना है, WIP कितना रखना है, फिनिश गुड्स कितना रखना है, ये तो आप ही बताओगे ना। बोले डेटास हमारे हाथ में नहीं, बाकी सब हमारे हाथ में। डेटास भी आपके हाथ में, क्रेडिट मत दो। अगर आपको डेटास कम रखने हैं या नहीं रखने हैं तो क्रेडिट ही मत दो ना, डेटर होंगे नहीं, पैसा तुरंत रिसीव हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज इन यूर हैंड। क्या करंट लायबिलिटी आपके हाथ में है क्या? मतलब क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल हमारे हाथ में। अगर लायबिलिटी नहीं रखनी है तो पे ऑफ कर दो। समझ पा रहे हो? मतलब ये भी हमारे हाथ में है, ये भी हमारे हाथ में है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ही है कि वी हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट और करंट लायबिलिटी में हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, राइट? बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। श्योर। एक सिचुएशन, एक एनालिसिस हम और करते हैं। ये नोट डाउन करना है तो कर लो, ये तीनों सिचुएशंस, इवन ये डेफिनेशन और ये तीनों सिचुएशन। ठीक है, बड़ा आसान है, आपको याद भी होंगे। नोट डाउन हो गया। अब एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मान लो आप करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हो, तो उसका इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ तीन चीज़ों पे कि आपकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इतना ही बताना बस। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और आपकी रिस्क क्या होगी। अगर करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो लिक्विडिटी क्या होगी। लिक्विडिटी मतलब पे करने की कैपेसिटी, तो लिक्विडिटी हमारी हाई होगी ऑब्वियसली। प्रॉफिटेबिलिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखने पे। प्रॉफिटेबिलिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने पैसा ज़्यादा रखा हुआ है, इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करके कुछ कमा सकते हो, या कहीं और यूटिलाइज करके कुछ जाने से, यानी कि इंटरेस्ट जाने से, लोन का रिपेमेंट कर दो तो इंटरेस्ट जाने से बचा सकते हो, उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उस केस में जब आप वो करोगे। आप तो यहाँ कर ही नहीं रहे हो, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ गिरेगी। समझ पा रहे हो क्या? श्योर। मतलब करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखने पे हम ना लोन का रिपेमेंट कर पा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं होगी। बाकी जो अर्निंग हो रही है वो तो होगी, सेल से जो अर्निंग हो रही है वो तो होगी, एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या हो रही है? कम। रिस्क, क्योंकि आपकी पेमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपके दरवाजे पे लोग अगर कोई आएंगे तो उनको आप पेमेंट दे पाओगे, आपके पास पैसा होगा कि आप दे पाओगे। समझ पा रहे हो क्या? तो वो लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, राइट? कि कोर्ट के दरवाजे पे जाके बोले कि साहब उन्होंने पैसा नहीं दिया, ऐसा आपके साथ होने के चांसेस कम है, यानी कि रिस्क जो है वो कम होगी। ठीक है। करंट असेट में अगर इन्वेस्टमेंट कम है, इसका अपोजिट ही होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी सोच समझ के बताना। आप लोग इसका अपोजिट सीधा सीधा बोल दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप सोच के बताना कि करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लिक्विडिटी क्या होगी? कम, कैपेसिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि पैसे का यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर कर रहे होंगे शायद, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन रिस्क भी बढ़ेगी क्योंकि आपकी पेमेंट की कैपेसिटी हो गई कम। आपके दरवाजे पे कोई आया और किसी ने बोला कि ले पैसा दे दो, आपने बोला थोड़े दिन बाद आना, अभी नहीं है,
अगली बार फिर आया, उसने बोला पैसा दे दो, आपने बोला फिर थोड़े दिन बाद आना, वो शायद नेक्स्ट टाइम कोर्ट के दरवाजे पे चला जाए। समझ पा रहे हो क्या? तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होगी। और यहाँ से एक चीज़ प्रूव होती हुई भी दिख रही होगी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मैं छोड़ा है क्या ऐसा कुछ? सुना है ऐसा कहीं? राइट, रिस्क ज़्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं इसलिए कि प्रॉफिट कम आ पाए, रिस्क कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अब बेसिकली मैं इन अप्रोचेस का नाम लेने जा रहा हूँ। जो पहले वाली अप्रोच है ना, पहले वाली अप्रोच का नाम है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का मेन टारगेट क्या होता है? कंजर्वेटिव मतलब पुराने ज़माने की सोच है, ऐसा समझ लो, पुराने ज़माने ट्रेडिशनल अप्रोच है। उनकी सोच क्या होती है पुराने ज़माने वाले की, कि भैया रिस्क जो है ना वो नहीं चाहिए हमको। आपने स्टेटमेंट को, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को शायद फील कर पाओगे कि आप अगर कहीं बाहर निकले हो और आपके दादाजी आपसे मिले हो, जब आप बाहर जा रहे हो, आपकी सूटकेस पैक हो गई और दादाजी आपसे मिले हो, लास्ट स्टेटमेंट ये बोला हो कि यार बेटा 1 लाख रुपए का नुकसान खा लेना लेकिन नाम खराब मत करना। समझ पा रहे हो क्या? मतलब वो गुडविल की चिंता कर रहे हैं। आप और ध्यान से सुनना कि पुराने जितने भी हैं उनकी सोच शायद ऐसी होती है कि वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपने और सुना होगा पुराने ज़मानों की, यार सरकारी नौकरियों की तो होड़ ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ फायर नहीं होंगे, पेमेंट कम होगा वो ठीक है, प्रॉफिट कम होगा वो ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं है, हमको फायर नहीं करेंगे, हमको बाहर नहीं निकालेंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच का मेन टारगेट जो है वो ये है कि रिस्क कम से कम चाहिए। ठीक है, ये वाले लोग जो हैं ये एग्रेसिव है, ये एग्रेसिव अप्रोच है। एग्रेसिव अप्रोच का मेन टारगेट ये नहीं होगा कि मेन टारगेट ये कि रिस्क ज़्यादा लेना है। किसका मेन टारगेट होता है रिस्क ज़्यादा लेना है? कौन थम्सअप पे क्या आया कि बोला आज कुछ तूफानी करेंगे हम। समझ पा रहे हो क्या? किसी का मेन टारगेट नहीं होता। मतलब इनका मेन टारगेट जो होता है वो होता है प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए इनको। समझ पा रहे हो? तो प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए चाहे फिर रिस्क लेनी पड़ जाए तो लेनी पड़ जाए, प्रॉफिट चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इनका मेन टारगेट ये क्या। एक तीसरी अप्रोच और होती है जिसका नाम है मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट अप्रोच का मतलब होता है बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब इन दोनों के बीच में, ना कम ना ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम भी नहीं रखना, ज़्यादा भी नहीं रखना, एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये बैलेंस्ड अप्रोच। समझ पा रहे हो? कभी भी आपको थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर। आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा रिस्क लेके काम करना चाहते हो, कम रिस्क लेके, कि बैलेंस में। प्रैक्टिकली हमेशा कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन 3 पॉलिसी में से किसको सेलेक्ट करोगे, 3 अप्रोचेज में से किसको सेलेक्ट करोगे, तो आप हमेशा मॉडरेट के फेवर में जवाब दोगे। हमेशा बैलेंस, ना कम ना ज़्यादा। समझ पा रहे हो? ये जितनी भी अप्रोचेस की मैंने बात की, ये सारी अप्रोचेस जो हैं इसकी हेडिंग है अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अब मैं अगली अप्रोचेस की जो बात कर रहा हूं, अगली अप्रोचेस है अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब यहां जो मैं अप्रोच की बात कर रहा था, यहां मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था कि करंट एसेट में मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। राइट? मतलब ये जो पहली वाली अप्रोचेस हमने पढ़ी, ये सारी अप्रोचेस थी पैसा कितना लगाना है, कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है, बैलेंस लगाना है। और ये फाइनेंसिंग वाली जो अप्रोचेस बात करेगी, वो बात करेगी कि पैसा कहाँ से लाना है। समझ पा रहे हो? ये पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में है वर्किंग कैपिटल वाली, और फाइनेंसिंग पैसा लाने के बारे में। चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो डिमोनेटाइजेशन टाइम पे क्या हुआ था। डिमोनेटाइजेशन कौन भूलेगा इसे? डिमोनेटाइजेशन याद ही है पूरा, बिल्कुल जहन में है। उस टाइम पे आपको एक फ्रेंड, उसके पास एक कैश रखा हुआ था कुछ 7-8 करोड़ के आसपास का।
तो 7-8 करोड़ के आसपास का केस था। वो बोला यार कि आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ मैं कुछ दिनों के लिए, तब तक ये पैसा आपके पास रख लेना है, आपकी कस्टडी में। ठीक है, आपने आपकी कस्टडी में पैसा रखा, फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया चला गया, आपने उस पैसे से खरीद ली प्रॉपर्टी कैश में, उस पैसे से खरीद ली मर्सिडीज, उस पैसे से खरीद ली BMW, राइट। मतलब आपने उस पैसे को ऐसी असेट में इन्वेस्ट कर दिया जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है। मतलब अब ऐसा होगा कि यार 8 दिन बाद वो जब आएगा तो प्रॉपर्टी बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा, तो आप सोचो कि यार 8 दिन में तो प्रॉपर्टी के भाव नहीं बढ़ रहे, ऊपर से रजिस्ट्री कराने का 8% का बाइंग का और 8% का सेलिंग का खर्चा अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो 8% इतनी वैल्यू 8 दिनों में बढ़ जाए, ऐसा तो प्रॉपर्टी में नहीं होगा, क्योंकि उसके भाव तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, आपने शॉर्ट टर्म फंड को, आपके पास कुछ दिनों के लिए ही था, उस शॉर्ट टर्म फंड को इन्वेस्ट कहां कर दिया? लॉन्ग टर्म नीड में। आपने शॉर्ट टर्म फंड को कहां इन्वेस्ट कर दिया? लॉन्ग टर्म नीड में। मतलब ये वाली जो अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग है ये एग्रेसिव है। एग्रेसिव क्या है कि आपने शॉर्ट टर्म लोन को किस में यूज कर लिया? लॉन्ग टर्म नीड में। जिससे क्या होगा कि इधर वाला बंदा आपके दरवाजे पे पैसा मांगने आ जाएगा, लेकिन इधर जहां आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही ऐसी जगह किया जहां से पैसा जल्दी मिलना नहीं है। अगर एक केस पता हो आप में, कुछ टाइम पहले यूएस में लेमन ब्रदर्स का एक केस हुआ था जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए थे। अगर वो केस पता हो आपको तो आप शायद, मैं बता देता हूँ, कुछ कहानी बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि लेमन ब्रदर्स ने मार्केट से शॉर्ट टर्म पैसा उठाया, राइट, जो भी शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर उनका रीपेमेंट करना था, और उस पैसे को लगा दिया कहाँ पे? प्रॉपर्टीज में। शॉर्ट टर्म पैसा उठाया, उस पैसे को कहाँ लगा दिया? प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ये लोग तो आ गए क्योंकि इनकी ड्यू डेट आ गई पैसा लेने, और इधर प्रॉपर्टी बिकी नहीं, प्रॉपर्टी मार्केट चल रहा है डाउन। तो आपने थोड़े दिन, लेमन ब्रदर्स ने थोड़े दिन उनको रोका यार कि थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी वहाँ से प्रॉपर्टी बिकेगी, पैसा दे देंगे। फिर अगली बार अगली जो ड्यू डेट थी उस पर फिर आ गए, लेकिन इधर से प्रॉपर्टी के भाव अभी भी नहीं बढ़े, प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पा रहे हो। तो क्या हुआ, फिर वो डिबेट पहुँच गई कोर्ट में। ठीक है, और कोर्ट ने आदेश दिया कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको इन लोगों का पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो एसेट इधर बिक नहीं रही, क्योंकि एसेट बिके बिना तो पेमेंट हम कर नहीं सकते। तो क्या हुआ कि वो एसेट फिर जिस भाव में बिकी उस भाव में उन्होंने बेची, पैसा जो भी अरेंज हुआ पैसा दिया, पैसा पूरा नहीं दे पाए, अल्टीमेटली उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना पड़ा। तो उन्होंने अल्टीमेटली किया क्या? वो एग्रेसिव काम ही किया उन्होंने कि शॉर्ट टर्म पैसे को कहाँ यूज कर दिया? लॉन्ग टर्म एसेट में। समझ पा रहे हो क्या? तो ये लोग जो इस टाइप की अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं ये एग्रेसिव तो हैं, कहीं ना कहीं रिस्क लेके काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? इनके पास एक डिग्री होती है, इस डिग्री का नाम है, ये थोड़ा सा फनी सा है, मतलब ऐसा कुछ लिखना मत एग्जाम में, मैं समझाने की, ITUS वाली डिग्री होती है इनके पास। इसकी टोपी उसके सर कि ये भैया ये पैसा मांगने आया, किसी दूसरे से लो, इसको दे दो। अब वो दूसरा थोड़े दिन नहीं आएगा, वो जब आएगा किसी तीसरे से लो, इसको दे दो। ऐसा ये करते रहते हैं। लेकिन किसी टाइम अगर कोई साइकिल टूट गई तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। समझ पा रहे हो? बड़ी रिस्क लेके काम कर रहे हैं। आप और एग्जाम्पल से समझ पाओगे कि बिल्कुल, अगर फील कर पाओगे आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई फ्रेंड आया और फ्रेंड ने बोला यार भाई, उस फ्रेंड को पता है कि वो 1 साल तक पैसा नहीं देने वाला, उसके माइंड में है, लेकिन आपको आके क्या बोला उसने, यार भाई अभी पैसे दे, 2-5 दिन में देता हूँ, 10,000 रुपये की ज़रूरत है यार, अर्जेंट में चाहिए। तो आपने उसकी मदद के लिए 10,000 रुपये दिए, उसने वो पैसे आपको 2-5 दिन में दिए नहीं, क्योंकि उसको तो पता था, पहले से पता था कि 1 साल तक पैसे फ्री नहीं होंगे। तो उसने साल भर तक वो पैसे आपके नहीं लौटाए।
फिर आपने फ़ोन किए, राइट, और कुछ टाइम ऐसा भी हो गया होगा कि फ़ोन उठाना वो हो गया बंद। हुआ है क्या ऐसा? हुआ है। मतलब उस मित्र ने एग्रेसिव अप्रोच काम की, उस मित्र ने रिलेशंस की टेंशन नहीं ली, उसकी चिंता नहीं की। समझ पा रहे हो? रिलेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो एग्रेसिव है कि पैसे की ज़रूरत ज़्यादा टाइम के लिए थी और लोन लिया शॉर्ट टर्म का। इसके अपोजिट लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ मित्र ऐसे भी, सारे मित्र ऐसे नहीं होते, कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो उनको पता है कि यार 5-7 दिन में पैसा फ्री हो जाएगा, फिर भी आपको बोल के लेते हैं यार भैया 1 महीने बाद दूंगा पैसा। उनको पता है कि 5-6 दिन में पैसा, 5-6 दिन में ज़रूरत खत्म हो जाएगी, आप लौटा दोगे, लेकिन फिर भी आपने 1 महीने के लिए लिया। मतलब वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड के लिए भी लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। मतलब वो लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म नीड। मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ये गुडविल दाव पे नहीं लगाना चाहते। इस टाइप के अप्रोच को क्या नाम दिया जाएगा? जो रिस्क नहीं लेना चाहते, कंजर्वेटिव अप्रोच। समझ पा रहे हो? और तीसरे टाइप की अप्रोच होती है जो एडवाइजेबल भी है, वो कौन सी? मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि भैया जितनी ज़रूरत है उतना लोन ले लो, शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म लोन ले लो, लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म लोन ले लो। यानी कि ये मैचिंग कंसेप्ट पे चल रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन लेंगे फॉर शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म लोन लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म नीड। क्लियर है? तो ये अप्रोचेज है आपकी किसकी? फाइनेंसिंग की। एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट, ये आप लिख सकते हो। ये जो हमने पढ़ा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, नोट्स में छपना अगेन रह गया है, तो मैंने आपको जो शीट अलग से दी है उसमें कुछ 2 क्वेश्चन इसके ही है, राइट, कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। हम कल समझने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क थे आपके पास, राइट, वो होमवर्क आप कल करके ला रहे हो। ईमानदारी से आए कि नहीं आया वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बस क्वेश्चन करना है, राइट, ट्राई करना है। वो हम बोर्ड पे सारे मैच करेंगे, अगर कोई आंसर्स, कोई फिगर्स नहीं आते हैं तो वो हम मैच करेंगे, बट आपको ट्राई करके ज़रूर आना है। श्योर? ठीक है, फिर तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।